मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आज हम कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, कौन सा टॉपिक? डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी। ओके, देखो जरा ध्यान से, हमें डिसीजन लेना है कितना प्रॉफिट हो, कितना ब्रेक इवन पॉइंट हो। ठीक है, प्रॉपर्टी कहाँ लगाते हैं? अनसर्टेन इवेंट पर। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा अप्लाई करते हैं सबसे पहली बात वो इवेंट जो अनसर्टेन हो। सर्टेन है उसकी तो प्रॉपर्टी 100% है। समझ में आ गई बात? अनसर्टेन का मतलब क्या होगा कि सर ये हो तो इसके चांसेस इतने हैं, ये हो तो इसके चांसेस इतने हैं। तो वहां हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो सबसे पहली बात आप याद रखो कि प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड where events are uncertain. ओके, मतलब जहां पर हमारे इवेंट अनसर्टेन हो वहां अप्लाई करते हैं। अनसर्टेन का मतलब होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, चलिए अब हमें यहां पर हमेशा ना एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी होगी। क्या निकालना होगा? हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब अनुमान। ठीक है, तो अनुमान कैसे निकालोगे? रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी को हमेशा मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवेंट से। कौन से इवेंट से? जो अनसर्टेन होगा, सर्टेन नहीं। सर्टेन की तो प्रॉपर्टी हमेशा 100% होगी। उसमें क्या करना? ठीक बात है। अब इवेंट यहां पर क्या हो सकता है? डिसीजन मेकिंग में इवेंट में भी सेलिंग प्राइस, कि भाई 2 रुपए में बेचे इतनी प्रॉपर्टी, 10 रुपए बेचे इतनी प्रॉपर्टी। क्वांटिटी सोल्ड, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट भी की भी प्रॉपर्टी हो सकती है कि हो सकता है कि हमें इतना रेंट देना पड़े, इसके चांसेस इतने हो सकता है, इतने खर्चे हो इस बात के इतने चांसेस हैं। राइट भाई, तो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी हमारा अनसर्टेन इवेंट होगा उसको हम रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी से हमेशा मल्टीप्लाई कर दिया करेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू में क्या आ सकता है? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी पूछ सकता है आपसे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी पूछ सकता है, अगर प्रॉफिट इवेंट हमारा प्रॉफिट हुआ तो। ठीक है, और अगर इवेंट हमारा सेल प्राइस हुआ तो एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू हो जाएगी। और अगर कॉस्ट हुई तो एक्सपेक्टेड कॉस्ट हो जाएगी। मतलब जो इवेंट होगा उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये बात करें कि भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो सकता है 1000 यूनिट हो सकता है 2000 भी हो सकती है सर, हो सकता है 3000 भी हो सकती है। 1000 होने की प्रोबेबिलिटी वो कहता है 10% है, 2000 होने की प्रोबेबिलिटी 60% है, और 3000 होने की प्रोबेबिलिटी 30% है। सबसे पहली बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा 100% होगा। यानी ध्यान से सुनो क्या कहते हैं, 1000 बिके सर, 100 में से 10% चांस है, 100 में से 10% चांस है कि 1000 बिकेंगे। तो इसका मतलब
100 में से अगर 10% चांस है, ठीक है, 100 में से 10 है ना, तो इसका मतलब 1000 बिकेंगे, इसकी संभावना 10% है, तो इसका मतलब 100 तो बिक ही जाएंगे। सुनो, 100 में से 10% चांस है, यानी 1/10, तो 1000 बिकेंगे, इसका मतलब 1000 का 1/10 यानी 100 तो बिक ही जाएंगे। तो 1000 इंटू 0.1 ये कह रहे हैं। 2000 बिकने के चांस 60% है, यानी 100 में से 60 बार, यहां तो सुना क्या करो, 100 में से 60 बार 2000 बिकने की संभावना है, ठीक है। तो 2000 बिकने की संभावना कितनी है? 60 बार, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1200 तो बिक ही जाएंगे सर। 3000 के 30% कितने हो गए? 900। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2200 यूनिट बिक जाएंगे एक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू कहलाई, ये कहलाई एक्सपेक्टेड वैल्यू। समझ आ गई बात? 3000 के संभावना 30% है, राइट। तो इवेंट को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाँ जी, ये आपका सीमा में, सीएमए में जो आपके स्टडी मटेरियल मिला हुआ है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसका मैं करा रहा हूँ। हमारी बुक में भी है और इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 54 है। इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन नंबर 54 है, तो मैंने अपनी बुक में भी 54 ही नाम दिया है, ठीक है बेटा। पेज नंबर 230 इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 230 है। ओके, देखो जरा, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ए कंपनी हैज चॉइस अमंग 3 प्रोडक्ट ABC फॉर विच द फॉलोइंग एस्टिमेट आर अवेलेबल। एस्टिमेट आर अवेलेबल, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। अनुमान दिए हुए हैं, यानी प्रोडक्ट ए, ठीक है, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। एस्टिमेटेड प्रॉफिट बेस्ड ऑन डिमांड फोरकास्ट 1000 में, यानी ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है डिमांड के हिसाब से। प्रोडक्ट ए में ये 3 जीरो जोड़ोगे, 3,80,000 का प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं एक्स में बेचूं तो। 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है वाई में बेचूं तो। 30,000 का प्रॉफिट हो सकता है अगर मैं जेड में बेचूं तो। ऐसे बी का, ऐसे सी का। बट एक्स में बेचने की संभावना 60% है, वाई में बेचने की 20 है, जेड में बेचने की 20 है। अब ध्यान से सुना, प्रोडक्ट ए से मैं 3,80,000 भी कमा सकता हूं, ठीक है, या 1 लाख भी कमा सकता हूं, या 30,000। तो ये इवेंट कोई एक होगा, मतलब मैं ऐसा नहीं कि 3,80,000 भी कमा लो, 1 लाख भी कमा लो और 30,000 भी कमा लो, नहीं, पर 3,80,000 के चांसेस केवल 60% है। ऐसा नहीं हो सकता इसके भी 100%, इसके भी 100%, इसके भी 100%। समझ गई बात? ये थोड़ा ना होगा, तीनों की प्रोबेबिलिटी का टोटल 100% होगा। तो प्रोडक्ट ए से मैं कितना प्रॉफिट कमा सकता हूं, ठीक है, 3,80,000 इंटू 60%, 1 लाख इंटू 20%, 30,000 इंटू 20%, तो वो आएगा प्रोडक्ट ए का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। बोलो, समझ में आ गई बात? वो आएगा प्रोडक्ट ए का एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलिए, तो हमें क्या चाहिए इसके अंदर, वो हमसे क्या पूछ रहा है, विच प्रोजेक्ट शुड बी अंडरटेकन। तो सर जिसमें फायदा वो कायदा है ना, तो जो प्रोजेक्ट आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा वो लेंगे हम। कौन सा प्रोडक्ट लोगे आप? जो ज्यादा देगा। तो स्टेटमेंट ले लो, ये है 54 एज पर CMA स्टडी मटेरियल। चलिए, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। कौन सा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। समझ गए? जिसमें फायदा वही कायदा, यानी जो प्रोजेक्ट का मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बेनिफिट दे वो ले लो, बात खत्म। तो पहले प्रोडक्ट ए,
पहले प्रोडक्ट ए, बोलो अभी, अगर मैं मार्केट एक्स में बेचूं, कहां बेचूं मैं सर, मार्केट एक्स में, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा बताना, 3,80,000 का प्रॉफिट होगा, 3,80,000 का। पर इसकी संभावना कितनी है, हाँ जी, एक्स में, एक्स में 0.6, नहीं सर वाई में बेचते हैं, तो वाई में बेचने पर मुझे 1,00,000 का प्रॉफिट होगा, पर 1,00,000 के होने की संभावना कितनी है, 20%। और जेड में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट होगा 30,000, पर इसकी संभावना कितनी है, 20%। तो चेक करते रहना, तीनों को टोटल 100% आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा, 3,80,000 इंटू 0.60, इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको बी, यानी ए इंटू बी करो। 3,80,000 इंटू 0.60 कितना आएगा, 2,28,000। 1,00,000 इंटू 20,000, 30,000 इंटू 20%, ठीक है, 30,000 का 20% कितना, 6,000। तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना हुआ, जोड़ दो तीनों को, 2,54,000। समझ आ गई बात। अब या फिर मैं बेचूं प्रोडक्ट बी, अगर प्रोडक्ट ए बेचता हूं तो ये प्रॉफिट होगा, प्रोडक्ट बी बेचता हूं, सॉरी हाँ प्रोडक्ट बी बेचता हूं, तो ये या तो मैं मार्केट एक्स में सेल कर सकता हूं, या मार्केट वाई में, या जेड में। और अगर मार्केट एक्स में बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट होगा, 3,00,000 का। वाई में बेचूंगा तो 2,80,000 का, और जेड में बेचूंगा तो 2,20,000 का। इनके होने की प्रोबेबिलिटी एक्स की तो यही है 60%, वाई की और जेड की। बोलो समझ आ गई, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 3,00,000 इंटू 60%, 2,80,000 इंटू 20%, 2,20,000 इंटू 20%। ये मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई कि अगर मैं प्रोडक्ट बी पर ध्यान दूं तो या तो ए बेचोगे, या बी बेचोगे, या सी बेचोगे, है ना। ए बेचोगे तो 254, बी बेचोगे तो 280। और अगर प्रोडक्ट सी बेचे, सी या तो एक्स में बेचे, या वाई में, या जेड में, बताओ कितना प्रॉफिट होगा, 2,20,000। वाई में बेचेंगे तो 4,00,000, जेड में बेचेंगे तो 3,20,000। प्रॉपर्टी सेम ही है क्योंकि मार्केट की है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो, हाँ जी, 4,00,000 का 20%, 3,20,000 का 20%, टोटल कर दो 2,76,000। अब बताओ तीनों में सबसे ज्यादा कौन सा प्रॉफिट दे रहा है, वाई, है ना। तो इसका मतलब आप कौन सा प्रोडक्ट बेचोगे, बोलो, बी वाला। तो प्रोडक्ट बी should be recommended, should be recommended due to higher profit, due to higher expected value,
बोलो समझ आ गई बात बेटा? बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसको एक बार नोट कर लो फटाफट से। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। यू आर गिवन द फॉलोइंग एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर्स बजट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय बी लिमिटेड। एक प्रोडक्ट है, अगले साल का बजट सेल और कॉस्ट, यानी अगले साल इतना बेचूंगा, इतनी मेरी कॉस्ट होगी। चलिए सेलिंग प्राइस है 12 रुपए, ये फिक्स्ड है इसका मतलब, ठीक है। सेल्स डिमांड 3200 भी हो सकती है, 4000 भी, 5000 भी, 3200 हो 50% चांस है। इसका मीनिंग क्या होता है वैसे? इसका मीनिंग ये होता है कि पिछले 100 दिनों में 50 दिन ऐसे थे जब 3200 बिके थे, ये मतलब है 100 में से 50 यानी आधे चांस हैं कि 3200 बिकेंगे, यानी 1600 तो बिक ही जाएंगे, ठीक है। 4000 के चांस 30% है, 5000 के 20%, तो मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी, एक्सपेक्टेड डिमांड आ जाएगी कि मेरे इतने बिक जाएंगे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट की भी अनसर्टेन है, हो सकता है 5 रुपए का खर्चा आए मेरा। सर एक बताओ ये कैसे पॉसिबल है कि वेरिएबल कॉस्ट या तो 5 रुपए आएगी या 6 रुपए आएगी या 7 रुपए आएगी, ये कैसे पॉसिबल है? ये हो सकता है कैसे कि भाई हमारा सप्लायर हमें डिस्काउंट दे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल ओवरहेड, है ना। तो हो सकता है लेबर जल्दी जल्दी काम करे, हो सकता है लेबर स्पीड से काम करे तो मेरा खर्चा कम आएगा, हो सकता है लेबर धीरे धीरे काम करे तो खर्चा बढ़ जाएगा। जब लेबर का खर्चा बढ़ेगा पैसे, तो वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ेंगे, तो इसलिए बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसकी संभावना ये, इसकी संभावना ये, इसकी संभावना ये। फिक्स कॉस्ट अनसर्टेन, तो दो अनसर्टेन है, सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट। सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट अनसर्टेन है, इसमें प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई नहीं हो गया ही नहीं। एक्सपेक्टेड सेल्स कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेड सेल्स सिंपल है, अभी तो बताया, 3200 इंटू 50%, 4000 इंटू 30%, 5000 इंटू 20%, तो ये आ जाएगी एक्सपेक्टेड क्वांटिटी टू बी सोल्ड। आगे क्या पूछ रहा है? वेरिएबल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए इंटू 30%, 6 रुपए इंटू 50%, 7 रुपए इंटू 20%, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। कॉन्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट आएगी सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देना, फिर प्रॉफिट और लॉस। चलिए कर देते हैं, चलो फटाफट से। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 55। देखो क्या कहता है, सबसे पहले क्या चाहिए हमारे को? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल्स। पहली रिक्वायरमेंट क्या है? एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ सेल। ओके, कैसे निकालोगे? क्वांटिटी सोल्ड इनटू रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, क्वांटिटी सोल्ड एस्टिमेटेड डिमांड इनटू रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। इनटू रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी। बताओ जल्दी से कितनी क्वांटिटी बेच लेंगे हम? मे बी 3200, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.5। दूसरा, हो सकता है 4000 बिक जाए और हो सकता है 5000 बिक जाए। 4000 बिकने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 30%। 5000 बिकने की 20। तो ये हो गई 1600, ये हो गई 1200 और ये हो गई 1000, यानी 3800। इसका मतलब एक्सपेक्टेड मेरे 3800 तो बिक ही जाएंगे। चलिए
सेकंड क्या पूछ रहा है? और अगर मैं सेल्स वैल्यू कहूं तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेलिंग प्राइस से, वो वैल्यू ऑफ सेल्स मांग रहा है। चलिए, तो ये तो क्वांटिटी हो गई, वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ सेल्स निकालनी है। ये 3800 क्या है? यूनिट। इसे क्या बोलोगे 3800 को? एक्सपेक्टेड डिमांड। हाँ जी, 3800 यूनिट बेचोगे। सेलिंग प्राइस बताओ कितनी है? वो फिक्स्ड है 12 रुपए पर यूनिट। तो वैल्यू ऑफ सेल आ जाएगी, मल्टीप्लाई करो। चलिए, दूसरा एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट, एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट, ये कैसे निकालोगे? वेरिएबल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 5 रुपये भी हो सकती है सर। वेरिएबल कॉस्ट आपकी 5 रुपये भी हो सकती है। हाँ जी, 6 रुपये भी हो सकती है, 7 रुपये भी। 5 रुपये की प्रॉपर्टी कितनी है? 30%। तो इसका मतलब 1.5 रुपया तो हो ही जाएगी। चलो, 6 रुपये की, 6 रुपये भी हो सकती है, बट इसकी प्रॉपर्टी है 50%। 7 रुपये, इसकी प्रॉपर्टी है 20%। इसका मतलब सर एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट मेरी कितनी हो जाएगी? जोड़ दो, 5 रुपये 90 पैसे। ये वेरिएबल कॉस्ट पूछ क्या रहा है? एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ही पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ना रिक्वायरमेंट को बेटा, रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ा करो। क्या पूछ रहा है? एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये पर यूनिट आई, ये मेरी एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आई है, क्योंकि ये पर यूनिट है। पर यूनिट को मल्टीप्लाई करो तो पर यूनिट आएगा ना। अब आपको क्या चाहिए? टोटल एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। साइलेंट है, पर यूनिट नहीं लिखा तो इसका मतलब टोटल है। पर यूनिट नहीं लिखा इसका मतलब टोटल है। एक की 5 रुपये 90 पैसे। तो बेचोगे कितना यूनिट? 3800। बेचोगे तो 3800, कितने आ गए? मल्टीप्लाई करो। हाँ जी, चलिए ठीक है। अब पूछ रहा आपसे तीसरा, कंट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन। एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन, एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ये एक्सपेक्टेड सेल एक्सपेक्टेड सेल माइनस एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट। बताओ सेल कितनी है? 45,600 और वेरिएबल कॉस्ट 22,420। तो कितना आ गया? हाँ जी, अच्छा इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, एक्सपेक्टेड, हाँ जी, सेलिंग प्राइस तो हमारे पास फिक्स दिया है 12 रुपए। एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी पर यूनिट? एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 5 रुपये 90 पैसे। ये आ गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे भाई, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड वेरिएबल कॉस्ट।
भाई प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके उसको हम सर्टेन कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ गया एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, भले ये फिक्स्ड हो गया, भले ये फिक्स्ड होगा, कहोगे तो एक्सपेक्टेड ही। क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, क्वांटिटी देखो कितना है, हाँ जी, 12 रुपये में से 5 रुपये 90 पैसे माइनस कर दो तो कितना आ रहा है, 6 रुपये 10 पैसे इंटू 3800, 6 रुपये 10 पैसे इंटू 3800, करो 6 रुपये 10 पैसे इंटू 3800, 23,180 आ गया। क्लियर हो गया बेटा, चल ये हमारा एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या चाहिए, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस फॉर द बजट पीरियड, ये बजट पीरियड ही तो है, हाँ जी। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकालोगे, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो बस। तो एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलिए एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन आ रहा है 23,180 और फिक्स कॉस्ट सर्टेन है 20,000, तो कितना आ गया 3180 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। समझ आ गया बेटा, चलिए फटाफट नोट कर लो इसको जल्दी। क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान से पढ़ना। ए कंपनी हैज एस्टिमेटेड द फॉलोइंग डिमांड लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, ठीक है। डिमांड लेवल आपको दे रखा है कि हो सकता है 10,000 बेचें, प्रोबेबिलिटी 10% है, 12,000 बेचें 15% है, 14,000 बेचें 25% है, 16,000 30%, 18,000 20%। मतलब हो सकता है हमारा प्रोडक्ट 10,000 बिक जाए पर संभावना 10% है, 12,000 बिके तो 15। पर इसको रीड करना समझना चाहिए कि सर अगर 10,000 तक बिके तो 10% चांस है आपके, मतलब कम प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। और अगर 12,000 बिक जाए तो 15% है, 14,000 बिक जाए तो 25% है, 16,000 बिक जाए तो 30 है और 18,000 बिक जाए तो 20%। चल मतलब इतने इतने यूनिट की इतनी इतनी प्रोबेबिलिटी है, समझ के बात। इट हैज एज्यूम डेट सेलिंग प्राइस 6 रुपये है, मार्जिनल कॉस्ट 3.5 रुपये है, फिक्स कॉस्ट 34,000, इनकी प्रोबेबिलिटी नहीं है तो ये सर्टेन है। चलिए अब आपसे पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, ध्यान दो ना, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि कंपनी ब्रेक इवन हो जाए। ब्रेक इवन कब होंगे पहले तो वो निकाल लो, ब्रेक इवन कब होंगे वो निकाल लो, उसके होने के चांस कितने हैं वो दे रखे हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रेक इवन निकाल लेते हैं, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 56 एज पर इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप ब्रेक इवन निकाल लो, क्या होगा ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट आपके ये सब फिक्स्ड है तो
कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपेक्टेशन की आवश्यकता नहीं। 34,000 के फिक्स कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस है 6 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट है 3.5 रुपये, तो 2.5 रुपये का कंट्रीब्यूशन आ गया। हाँ जी, तो डिवाइड करोगे आ गया 13,600 यूनिट। इसका मतलब अगर हम कम से कम इतने बेचे तो ब्रेक इवन हो जाएगा, ये या इससे ज्यादा। इट मीन्स कंपनी विल हैव टू sell at least 13,600 यूनिट, कम से कम 13,600 यूनिट। इसका मतलब 13,600 यूनिट और मोर 13,600 यूनिट या फिर इससे ज्यादा, 13,600 यूनिट या फिर इससे ज्यादा। ये समझ में आ गया, तभी ब्रेक इवन होगा। टू अचीव ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? अब इतने यूनिट कब बेच पाएंगे, इसकी संभावना इतने या इससे ज्यादा, इतने या इससे ज्यादा पर ब्रेक इवन है ही। ये तो ना कि 13,600 पर ब्रेक इवन तो 14,000 पर नहीं होगा, है ना। यानी 13,600 या 13,600 से ज्यादा। अब ध्यान से देखो, 13,600 यहां रहे, इसका मतलब 25% प्रोबेबिलिटी है, पर ज्यादा अगर 16,000 बिकेंगे तो भी तो, 18,000 बिकेंगे तब भी तो। बात समझ में आ गई? तो आप क्या कहोगे? हाँ जी, 13,600 से ज्यादा, ठीक है, डेट इज 14,000 बिके। हाँ जी, यानी 14,000 बिके तो भी ब्रेक इवन है, तो भी क्या है, इवेंट क्या होगा, ब्रेक इवन होगा। नहीं होगा? बताओ, 13,600 से ज्यादा 14,000 पर ब्रेक इवन होगा, 16,000 पर ब्रेक इवन होगा, और बहुत आसानी से 18,000 पर ब्रेक इवन होगा। सर 3 ब्रेक इवन कैसे? अरे भाई 13,600 पर ब्रेक इवन है, तो उसके बाद तो ब्रेक इवन है ही ना, उसके बाद तो सेव हो। समझ में आ गई बात? इसकी संभावना कितनी है? ठीक है, ये तो ना कहोगे बस 14,000 पर ब्रेक इवन है, ये तो नहीं कह सकते ना। 13,600 से ज्यादा तो ब्रेक इवन का सारा एरिया ही है ना, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है इसकी? 25%। और इसकी 16,000 बिके तो भी ब्रेक इवन होगा, 18,000 बिके तो है ही। इसका मतलब क्या हुआ? यानी 75% प्रोबेबिलिटी है कि हम ब्रेक इवन हो जाएंगे। यानी कंपनी हैज 75% चांस टू अचीव द ब्रेक इवन पॉइंट। बहुत ज्यादा चांस है। ध्यान से देखो ना, आप यहां पर हो, मतलब जितना आप इधर जाओगे उतने चांस कम होंगे, जितना इधर रहोगे उतने चांस ज्यादा होंगे। मतलब अगर मेरा ब्रेक इवन 10,000 पर आ जाता, अगर मेरा ब्रेक इवन 10,000 से कम पर आ जाता, मान लो मेरा ब्रेक इवन आ जाता 8,000, क्या 8,000 पर ब्रेक इवन है, तो 100% चांस है। यानी कितने भी यूनिट बेचे, 10 बेचे, 12 बेचे, 14 बेचे, 16 बेचे, 18 बेचे, हर केस में ब्रेक इवन को अचीव कर चुके। जब अचीव कर चुके तो वो तो हो ही गया ना जेब में, जो जेब में आ गया वो तो है ही। आप समझ रहे हो? ये मतलब है। ठीक है, चलिए, द कंपनी विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 10,000। अब बताओ। हाँ जी, कंपनी विल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। चलो पहले इसको नोट कर लो। अब सेकंड पूछ रहा है, कंपनी मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, संभावना बताओ कि कंपनी कम से कम 10,000 रुपए का प्रॉफिट कमा ले।
हमें प्रॉफिट चाहिए 10,000 रुपए का, बिल्कुल सिंपल है, हमें प्रॉफिट चाहिए 10,000 रुपए का, तो रिक्वायर्ड सेल मतलब कितने बेचें, कितने यूनिट बेचें कि 10,000 का प्रॉफिट हो। कैसे निकालते हो, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना, यही तो होता है। पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो रुपीज में आ जाएगा। चलिए फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास, सर जी सिर्फ 34,000 की। कितना प्रॉफिट चाहिए, मात्र 10,000 का। कंट्रीब्यूशन बताओ कितना आ रहा है पर यूनिट, 2.5 रुपए। तो मुझे कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे बताओ, यानी 17,600 यूनिट बेचने पड़ेंगे। समझ गए बात में, यानी अगर आप 17,600 यूनिट बेचोगे ना तब जाकर 10,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आप 17,600 यूनिट बेचोगे या इससे ज्यादा, इस पर तो 10 का प्रॉफिट है, तो इससे ज्यादा बेचोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही। ये समझ आ गई, यानी कम से कम इतने यूनिट बेचने हैं, ठीक है। इट मीन्स एट लीस्ट 17,600 यूनिट will have to be sold, will have to be sold to receive, to achieve कितना प्रॉफिट, 10,000। 10,000 रुपए का लाभ कमाने के लिए 17,600 तो बेचने ही पड़ेंगे आपको, चाहे कुछ हो जाए। तो 17,600 बिके, इस बात की संभावना कितनी है, 17,600 बिके, हाँ जी, या उससे ज्यादा, 20% ही तो है ना, 20% ही तो है। कितनी है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कितनी है बताओ, बोलो, समझ आ गई बात, हाँ जी, ये बात क्लियर। अच्छा इसको वैसे भी कर सकते हैं, देखो 13,600 पर ब्रेक इवन था, 13,600 पर नो प्रॉफिट नो लॉस था, यानी 13,600 तक मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई, 13,600 तक मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। अब समझो ना बात को, ये हमारा लेवल है। अगर हम 13,600 यूनिट बेच रहे हैं तो यहां तक मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए 10,000 का, तो इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन होगा, इसके बाद जो कंट्रीब्यूशन होगा वो तो प्रॉफिट है। ब्रेक इवन के बाद जो कंट्रीब्यूशन है वो तो प्रॉफिट होता है ना। तो इसका मतलब इसके बाद मुझे कंट्रीब्यूशन 2.5 रुपए के हिसाब से होगा, और आपको चाहिए 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन, 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। सर प्रॉफिट लिखा है, अरे ब्रेक इवन के बाद तो कंट्रीब्यूशन ही प्रॉफिट होता है, तो 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए 2.5 रुपए के हिसाब से। कितने यूनिट मुझे और बेचने पड़ेंगे, 4,000 यूनिट, तो वही तो आ गया 17,600। बात समझ आ गई, बोलो क्लियर है, ऐसा भी समझ लो। चलिए नोट कर लो, देखिए ध्यान से। 57 नेक्स्ट, ए कंपनी हैज एस्टिमेटेड यूनिट वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए, सेलिंग प्राइस 15, बजटेड सेल 20,000, ठीक है। इसका बोला ये फिक्स्ड है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया 5 का, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी, और 20,000 यूनिट मैं बेच रहा हूँ, 20,000 यूनिट आप बेच रहे हो, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख, टोटल कंट्रीब्यूशन 1 लाख। चलिए अच्छा, फिक्स कॉस्ट कह रहा है पर एनम, सर 50,000 भी हो सकती है, 60,000 भी, 70 भी, 80 भी, 90 भी, इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी 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 है। What is the probability that the company will equal or exceed the target profit 25,000 for the year? बेस सेम है, हो सकता है यहाँ पर मंथ दे देता तो मैं डिवाइड करता 12 से, चलो खैर। अब वो कह रहा है कि
मुझे 25,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मुझे 25,000 का प्रॉफिट चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सबसे पहले जब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो चाहिए मुझे। मतलब मुझे ये चाहिए कि फिक्स कॉस्ट कितना हो जो ये आंसर में मांग रहा है प्रॉफिट। मतलब प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, ठीक है। अब वैसे तो प्रोबेबिलिटी के डाटा नहीं है ना हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी दे रखी है। प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है? फिक्स कॉस्ट की। तो मुझे फिक्स कॉस्ट बताना है कि कितनी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी किसकी दे रखी है? सेल्स क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी निकाली थी, है ना। अब यहां पर प्रोबेबिलिटी दे रखी है फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट बताओ कितनी होनी चाहिए ताकि इसकी बात लागू हो। प्रोबेबिलिटी जिसकी दे रखी है वो कैलकुलेट कर लो ताकि उसका आंसर पूरा हो जाए, उसकी चाहत पूरी हो जाए। तो 25,000 के प्रॉफिट पर कितनी फिक्स कॉस्ट होनी चाहिए? सिंपल सी बात है, 25,000 के, देखो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1,00,000 माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ताकि प्रॉफिट कितना हो? 25,000। कितना आया बैलेंस? 75। इसका मतलब अगर फिक्स कॉस्ट 75,000 की हो तो मेरा प्रॉफिट 25,000 का हो जाएगा। अब वो कह रहा है 25,000 25,000 से ज्यादा, तो सर ये ज्यादा होगा तभी जब ये कम होगा, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना। तो अगर फिक्स कॉस्ट, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट 75,000 या उससे कम हो, फिक्स कॉस्ट 75,000 या उससे कम हो, या कम हो, समझ गए बात को भाई? 75 या उससे कम हो तो हमारी बात पूरी होगी, ठीक है। तो 75,000 से कम कब आ रहे हैं भाई? यहां तो 80 में आ गए ना, 75 से कम यानी ये, इसका मतलब 10%, 30%, 30%, 70% चांस है कि हम 25,000 का प्रॉफिट कमा लेंगे। बोलो समझ आ गई बात? तो इसको ऐसे करोगे आप, हाँ जी। तो सबसे पहले क्या निकालोगे? टारगेट प्रॉफिट, ठीक है। चलिए फटाफट करो, कंट्रीब्यूशन निकाल लो। बताओ सेलिंग प्राइस कितनी है मेरे पास? 10 नहीं 15, सेलिंग प्राइस है 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 10, क्वांटिटी सोल्ड 20,000, क्वांटिटी सोल्ड 20,000, तो ये आ गया 1,00,000 का कंट्रीब्यूशन आ गया, ठीक है। लेस, हाँ जी, टारगेट फिक्स कॉस्ट नहीं मालूम, टारगेट प्रॉफिट कितना चाहिए आपको? हाँ जी, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट शुड बी 75,000, इट मीन्स फिक्स कॉस्ट, ये नहीं मालूम अभी, मालूम करें। फिक्स कॉस्ट शुड बी, ठीक है, 75,000 टू हैव टारगेट प्रॉफिट 25,000। अब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा तभी होगा जब फिक्स कॉस्ट कम होगी। नाउ टू अचीव हायर टारगेट प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, ठीक है। देन फिक्स कॉस्ट शुड बी, फिक्स कॉस्ट शुड बी reduced from
75,000, यानी फिक्स कॉस्ट 75,000 से कम होगी तो टारगेट प्रॉफिट 25,000 से बढ़ेगा। बात समझ में आई? ये 75,000 होगा तो ये 25, जितना ये फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए तो फिक्स कॉस्ट को कम करना पड़ेगा, यानी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए अब कब, कि जब हमारे फिक्स कॉस्ट 75,000 तक हो। ठीक है, नाउ एड द प्रोबेबिलिटी अप टू हैविंग फिक्स कॉस्ट 75,000। 75,000 तक होने की संभावना कितनी है देखो। हाँ जी, 50,000 की 0.1 है, 60,000 की 0.3 है, 70,000 की 0.3 है, फिर तो 80 आ गए। इसका मतलब 70% चांस है, 70% आपके चांस हैं कि फिक्स कॉस्ट 75,000 तक रहे। तो जब 75,000 या उससे कम रहे, 75,000 या उससे कम रहे तो प्रॉफिट 25,000 से बढ़ेगा। बोलो समझ में आ गए? तो 70% इज द चांस टू हैव फिक्स कॉस्ट लेस देन 75,000। तो आप कहोगे 70% इज द चांस टू हैव फिक्स कॉस्ट कितनी, टू हैव फिक्स कॉस्ट कितनी, लेस देन 75,000। That is to have target profit higher than 25। समझ आ गया? चलो नोट कर लो इसको।